हेलो एवरीवन। मशाल एजुकेशन के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत। तो लास्ट सेशन में हमने पढ़ा था आपकी सॉइल के बारे में। आपका फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट हो गया था। आज के क्लास में हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 2, आपका सॉइल ऑर्गेनिक मैटर। आपके लेसन नंबर 2, सॉइल ऑर्गेनिक मैटर। क्लियर? सॉइल ऑर्गेनिक मैटर। तो सॉइल ऑर्गेनिक मैटर पढ़ने से पहले हम डिस्कशन करेंगे ऑर्गेनिक मैटर क्या होता है, आपके जीवांश पदार्थ क्या होते हैं। क्लियर? तो जीवांश पदार्थ जो हैं आपके, जितने भी आपके लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं, जैसे आपके पशु पक्षी, पेड़ पौधे, मनुष्य, ठीक है। तो जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं, उनके जीवांश को, उनके अंश को, मतलब उनका जो पार्ट बचता है डिकम्पोजिशन के बाद में, वो क्या कहलाता है? आपका जीवांश कहलाता है। क्लियर? आया यहां तक समझ में? तो सबसे पहले हेडिंग डालेंगे अपन जीवांश पदार्थ। जीवांश पदार्थ आपका ऑर्गेनिक मैटर। क्लियर? आपका ऑर्गेनिक मैटर, जीवांश पदार्थ। तो आपके जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, आपके जितने भी जीवित जीव है, उनके अंश को ही क्या कहते हैं? जीवांश पदार्थ। और क्या कहते हैं उसको? ऑर्गेनिक मैटर। क्लियर? तो लिखिए, सभी जीवित जीव जैसे पेड़ पौधे, जीव जंतु आदि के अंश को जीवांश पदार्थ कहते हैं। क्लियर? सभी जीवित जीवों जैसे पेड़ पौधे, जीव जंतु आदि के अंश को क्या कहते हैं? जीवांश पदार्थ कहते हैं। अंश कर लो या अवशेष कर लो, अंश या अवशेषों को जीवांश पदार्थ कहते हैं। क्लियर? यहां तक आया समझ में? सभी जीवित जीवों जैसे पेड़ पौधे, सभी जीवित जीवों जैसे पेड़ पौधे, जीव जंतु आदि के अवशेषों को क्या कहते हैं? जीवांश पदार्थ कहते हैं। क्लियर? क्या कहते हैं? जीवांश पदार्थ कहते हैं। अब बात करते हैं आगे। तो खनिज पदार्थों के अंदर, खनिज पदार्थों के अंदर जो जीवांश पदार्थ की मात्रा होती है, वो होती है आपकी 0.1 से लेके 5%। क्लियर? तो नोट लगा के यहां लिखेंगे, खनिज पदार्थों में जीवांश पदार्थों की मात्रा 0.1 से 5% होती है। क्लियर? 0.1 से 5% होती है। यहां तक नोट कर लीजिए आप। इसके बाद में हम पढ़ेंगे जीवांश पदार्थों का क्लासिफिकेशन। क्लियर? यहां तक नोट कर लो एक बार। उसके बाद पढ़ेंगे जीवांश पदार्थों का क्लासिफिकेशन, जीवांश पदार्थों का वर्गीकरण। चलिए आगे, लिख लिया? तो आगे चलते हैं, जीवांश पदार्थों का वर्गीकरण। हेडिंग डालिए, जीवांश पदार्थों का वर्गीकरण। क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक
मैटर। क्लियर? तो जीवांश पदार्थों का जब क्लासिफिकेशन पढ़ते हैं तो जीवांश पदार्थ टू टाइप्स के होते हैं। कितने टाइप्स के होते हैं? टू टाइप्स के होते हैं। एक होता है आपका कार्बनिक और एक होता है अकार्बनिक। एक होता है आपका ऑर्गेनिक और एक होता है इनऑर्गेनिक। क्लियर? तो देखिए आगे, ये इसका फ्लो चार्ट है। इस फ्लो चार्ट के द्वारा आप इजी वे में समझ जाओगे इसका क्लासिफिकेशन क्या है। चाहूं तो थ्योरी भी लिखा सकता हूं, बट थ्योरी में क्या, कंफ्यूजन और भूलने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं, इसलिए इसका क्या बनाएंगे अपन, इजी वे में फ्लो चार्ट बनाएंगे। क्लियर? तो पहला होता है आपका कार्बनिक और दूसरा होता है आपका अकार्बनिक। क्लियर? कार्बनिक आगे चलकर दो भागों में क्लासीफाई होता है। क्लियर? पहला होता है नाइट्रोजन युक्त और दूसरा होता है नाइट्रोजन रहित। पहला क्या होता है, नाइट्रोजन युक्त, और दूसरा होता है आपका नाइट्रोजन रहित। क्लियर? अब आगे बात करते हैं। तो नाइट्रोजन युक्त जो है वो आपके दो प्रकार के होते हैं। नाइट्रोजन युक्त जो है आपके दो प्रकार के होते हैं। क्लियर? देखिए आगे, पहला तो होता है आपका जल में घुलनशील और दूसरा होता है जल में अघुलनशील। क्लियर? पहला होता है आपका जल में घुलनशील, दूसरा होता है आपका जल में अघुलनशील। क्लियर? अब बात करते हैं नाइट्रोजन रहित की। तो नाइट्रोजन रहित में आपके आते हैं कार्बोहाइड्रेट्स, आपके ईथर में घुलनशील और आपके लिग्निन। क्लियर? कार्बोहाइड्रेट्स, ईथर में घुलनशील और आपके लिग्निन। तो लिखिए इसमें आगे, या इस तरीके से लिख लीजिए, पहला कार्बोहाइड्रेट्स, दूसरा ईथर में घुलनशील और तीसरा है आपका लिग्निन। क्लियर? यहां तक आया समझ में? अब जो कार्बोहाइड्रेट्स में घुलनशील है हम इसको डिस्क्राइब करेंगे। क्लियर? इसको हम अच्छे लेवल पे पढ़ेंगे और उसके बाद में इनको। क्लियर? यहां तक आया समझ में? तो आपके जो जल में घुलनशील है, आपके जो जल में घुलनशील है इसमें आते हैं आपके एमिनो एसिड, आपके एमिनो एसिड हो गए, एमाइड यौगिक हो गए, है ना, आपके एमिनो एसिड हो गए, एमाइड यौगिक हो गए, आपके नाइट्रेट हो गए और अमोनिकल यौगिक हो गए। तो लिखिए इसमें एग्जांपल में, नाइट्रेट, अमोनिकल यौगिक, एमाइड यौगिक और अमीनो अम्ल। क्लियर? दिख रहा है? मैं बोल देता हूं एक और, एमिनो अम्ल, सॉरी, ये आपका एमिनो अम्ल। पहला है नाइट्रेट, दूसरा है अमोनिकल यौगिक, तीसरा है एमाइड और चौथा है आपका एमिनो अम्ल। क्लियर? अब अगर बात करते हैं जल में अघुलनशील की, तो जल में अघुलनशील में आपके आते हैं प्रोटीन्स, आपके पेप्टाइड्स और आपके पेप्टाइड्स। क्लियर? तो लिखिए इसमें पेप्टाइड्स, आपके प्रोटीन्स और पेप्टाइड। पेप्टाइड। क्लियर? ये होते हैं आपके। क्लियर? तो एक बार ये फ्लो चार्ट आप बना लीजिए। नीचे का दिख रहा है? हाँ दिख रहा है।
फिर हम डिटेल्स में डिस्क्राइब करेंगे किसको, कार्बोहाइड्रेट्स को। क्लियर? किसको करेंगे? कार्बोहाइड्रेट्स को। अब अगर कार्बोहाइड्रेट्स के एग्जाम्पल की बात करें तो इसमें आपका आता है शर्करा, स्टार्च, हेमिसेल्यूलोज और सेल्यूलोज। ये एग्जाम्पल रेड पेन से लिख देता हूं। शर्करा, स्टार्च, हेमिसेल्यूलोज और सेल्यूलोज। क्लियर? सेल्यूलोज, हेमिसेल्यूलोज, स्टार्च और आपका शर्करा। और अगर इथर में घुलनशील की बात करें तो इसमें आपका एग्जाम्पल आता है वसा, आपकी फेल। यहां तक नोट डाउन कर लीजिए आप। यहां तक क्या कर लीजिए आप, नोट डाउन कर लीजिए। इसके बाद में हम पढ़ेंगे आपके आपके जीवांश पदार्थों का अपघटन, डिकम्पोजिशन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर। क्लियर? डिकम्पोजिशन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर के ऑर्गेनिक मैटर के डिकम्पोजिशन से क्या बनता है, किस प्रकार इसका डिकम्पोजिशन होता है, और उसके बाद में पढ़ेंगे हम डिकम्पोजिशन को इफेक्ट करने वाले कारक। क्लियर? डिकम्पोजिशन को इफेक्ट करने वाले फैक्टर कितने हैं, कौन कौन से हैं, उन सारे फैक्टर्स के बारे में हम डिटेल्स में पढ़ेंगे। एक बार यहां तक नोट कर लीजिए आप। नोट कर लिया? आगे चलिए, हेडिंग डालिए डिकम्पोजिशन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर, जीवांश पदार्थों का अपघटन। हेडिंग डालिए डिकम्पोजिशन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर, आपके जीवांश पदार्थों का अपघटन। क्लियर? अब बात करते हैं डिकम्पोजिशन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर की। तो आपके जो ऑर्गेनिक मैटर है ना, आपके जो जीवांश पदार्थ हैं उनको सरल यौगिकों में कन्वर्ट करना, किसके थ्रू, आपके माइक्रो ऑर्गेनिज्म के थ्रू, आपके सूक्ष्म जीवों के द्वारा जीवांश पदार्थों को सरल पदार्थों में परिवर्तित करने की जो क्रिया है वो क्या कहलाती है, आपका विच्छेदन या डिकम्पोजिशन कहलाती है। क्लियर? यहां तक आया समझ में? आपके सूक्ष्म जीवों के द्वारा जीवांश पदार्थों को सरल यौगिकों के रूप में परिवर्तित करने की क्रिया क्या कहलाती है, विच्छेदन कहलाती है या डिकम्पोजिशन कहलाती है। यहां तक आया समझ में? अब बात करते हैं डिकम्पोजिशन की जो क्रिया है, जो इसकी प्रोसेस है वो किस वे में चलती है, उसका वे क्या होता है। तो ये हम आगे पढ़ेंगे कि डिकम्पोजिशन की क्रिया क्या है, टाइमली क्या हो जाती है, धीमी हो जाती है, स्लो हो जाती है, टाइम के साथ क्या होती है, धीरे धीरे स्लो होती चलती है। क्लियर? स्टार्टिंग में क्या रहती है, पीक पे रहती है, उसके बाद में स्लो डाउन होते हुए बिल्कुल स्लो हो जाती है, किसके अकॉर्डिंग, टाइम के अकॉर्डिंग। क्लियर? तो लिखिए इसमें सूक्ष्म जीवों द्वारा जीवांश पदार्थों को सरल यौगिकों में परिवर्तित करना विच्छेदन कहलाता है, विच्छेदन कहलाता है। सूक्ष्म जीवों द्वारा जीवांश पदार्थों को सरल पदार्थों
या यौगिकों में कन्वर्ट करना क्या कहलाता है? आपका विच्छेदन कहलाता है, डिकम्पोजिशन कहलाता है। क्लियर? अब अगर बात करते हैं डिकम्पोजिशन की, तो नोट लगा के लिखिए, विच्छेदन की क्रिया समय के साथ धीमी होती जाती है, विच्छेदन की क्रिया समय के साथ धीमी होती जाती है। क्लियर? अब देखेंगे कि हम किसका डिकम्पोजिशन सबसे अधिक होता है या तीव्र गति से होता है, फास्ट प्रोसेस करती है ना, और किसका डिकम्पोजिशन स्लो डाउन होता है। क्लियर? तो शर्करा और आपके स्टार्च और आपके कुछ सरल प्रोटीन्स, इनका डिकम्पोजिशन क्या होता है? बहुत फास्ट होता है। क्या होता है? बहुत फास्ट होता है। क्लियर? तो एक फ्लो चार्ट बनेगा, एक बार ये नोट आउट कर लीजिए आप, उसके बाद में ये नोट डाउन करने के बाद में हम वो फ्लो चार्ट पढ़ेंगे। नोट कर लिया? आगे चलिए। तो सबसे पहले शर्करा, स्टार्च, सरल प्रोटीन, उसके बाद में कुछ जटिल प्रोटीन, उसके बाद में आपके हेमिसेल्यूलोज, फिर सेल्यूलोज, और सबसे लास्ट में आता है आपका लिग्निन। क्या आता है? लिग्निन। क्लियर? तो आपकी शर्करा, स्टार्च, सरल प्रोटीन, इनका जो डिकम्पोजिशन होता है, इनका जो विच्छेदन होता है, वो क्या होता है? फास्ट गति में होता है, फास्ट वे में होता है। फिर अगर बात करें तो सबसे धीमा, सबसे स्लो जो डिकम्पोजिशन है, आपका जो विच्छेदन है, वो किसका होता है? लिग्निन का होता है। क्लियर? तो यहां लिख लीजिए तीव्र और यहां धीमा, और यहां लिख लीजिए समय, टाइम। क्लियर? ये स्लो और ये फास्ट, ये नोट आउट कर लीजिए एक बार। इसके बाद में हम पढ़ेंगे कि जो आपके ऑर्गेनिक मैटर है जिनका डिकम्पोजिशन हो रहा है, इस डिकम्पोजिशन को इफेक्ट करने वाले फैक्टर कौन से? क्लियर? तो एक बार ये नोट कर लीजिए आप। फटाफट से नोट कर लीजिए। लिख लिया? आगे चलिए। हेडिंग डालिए, जीवांश पदार्थों के विच्छेदन को प्रभावित करने वाले कारक। करने वाले कारक। क्लियर? तो सबसे पहले जो फैक्टर काम करता है वो है आपका पादप। क्या है? आपका प्लांट। अब प्लांट किस तरीके से करता है? तो आपके जो नए पादप होते हैं, आपके जो नए पौधे होते हैं, उनके अंदर क्या होता है? सेल्यूलोज, हेमिसेल्यूलोज और लिग्निन की मात्रा क्या होती है? कम पाई जाती है। क्या पाई जाती है?
कम पाई जाती है। क्लियर? आपके जो नए पादप हैं उनके अंदर सेल्यूलोज, हेमीसेल्यूलोज और लिग्निन की मात्रा क्या पाई जाती है? कम पाई जाती है। और जो आपके टिश्यू होते हैं वो क्या होते हैं? नए टिश्यू होते हैं। क्लियर? आपकी जो सेल्स होती हैं, टिश्यू होते हैं, वो क्या होते हैं? नए होते हैं। तो उनका डिकम्पोजिशन क्या होता है? इजी वे में हो जाता है। क्लियर? उनका जो डिकम्पोजिशन है वो आसानी से हो जाता है। क्लियर? अब जैसे आपने देखा होगा नया पौधा होता है तो आप उसको अपनी इच्छा अनुसार शेप दे सकते हो, मोड़ सकते हो। क्लियर? उसको तोड़ना भी इजी वे में तोड़ सकते हो। लेकिन आपका जो पुराना पौधा होता है, क्लियर, जो पुराना पौधा होता है तो उसके अंदर क्या होता है? सेल्यूलोज, हेमीसेल्यूलोज और आपकी लिग्निन की मात्रा क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। उसके बाद आपके जो ऊतक होते हैं वो किसमें कन्वर्ट हो जाते हैं? जटिल ऊतकों के अंदर। क्लियर? किसके अंदर? जटिल ऊतकों के अंदर कन्वर्ट हो जाते हैं। इसलिए उनका डिकम्पोजिशन या विच्छेदन क्या होता है? मुश्किल होता है या धीमी गति से होता है। क्लियर? यहां तक आया समझ में? तो लिखिए इसमें पूर्ण परिपक्व पौधों में हेमीसेल्यूलोज, हेमीसेल्यूलोज, सेल्यूलोज, हेमीसेल्यूलोज, सेल्यूलोज, हेमीसेल्यूलोज, सेल्यूलोज, लिग्निन की मात्रा बढ़ जाती है एवं जटिल ऊतक जटिल ऊतक पाए जाते हैं जिससे इनका विच्छेदन या डिकम्पोजिशन धीमी गति से होता है। धीमी गति से होता है। धीमी गति से होता है। क्लियर? पूर्ण परिपक्व पौधों में सेल्यूलोज, हेमीसेल्यूलोज, लिग्निन की मात्रा बढ़ जाती है एवं जटिल ऊतक पाए जाते हैं जिसके कारण इनका विच्छेदन क्या होता है? धीमी गति से होता है। फिर लिखिए, जबकि नए पौधों में सरल ऊतक एवं सेल्यूलोज, हेमीसेल्यूलोज तथा लिग्निन की मात्रा कम पाई जाती है जिससे इनका विच्छेदन आसानी से होता है। आसानी से हो जाता है। क्लियर? तो पादप किस प्रकार से जीवांश पदार्थों के विच्छेदन को प्रभावित करता है ये हमने पढ़ लिया कि पूर्ण परिपक्व पौधों में सेल्यूलोज, हेमीसेल्यूलोज एवं लिग्निन की मात्रा बढ़ जाती है एवं जटिल ऊतक पाए जाते हैं जिससे इनका विच्छेदन धीमी गति से होता है। जबकि नए पौधों में सरल ऊतक, सेल्यूलोज, हेमीसेल्यूलोज तथा लिग्निन की मात्रा कम पाई जाती है जिससे इनका विच्छेदन क्या होता है? आसानी से हो जाता है। क्लियर? अब बात करते हैं सेकंड फैक्टर की। तो आपके सोइल के अंदर जो मॉइस्चर होती है वो भी क्या करती है? इफेक्ट करती है। अगर आपके सोइल के अंदर मॉइस्चर अधिक है, अगर सोइल के अंदर मॉइस्चर अधिक है, अधिक जल भराव है, तो वहां ऑक्सीजन की क्या हो जाएगी? कमी हो जाएगी। क्या हो जाएगी? ऑक्सीजन की कमी। और आपके जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो प्रॉपर वे में क्या नहीं करेंगे? अपनी एक्टिविटी को शो नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि वहां क्या है? ऑक्सीजन की कमी है। किसके कारण? अधिक जल भराव के कारण। यहां तक आया समझ में? तो अधिक जल भराव वाले क्षेत्रों में विच्छेदन की दर क्या होती है? कम होती है। किसकी तुलना में? शुष्क क्षेत्रों की तुलना में।
ड्राई एरियाज जो है उनकी कंपैरिजन में आपके जो अधिक जलभराव वाले क्षेत्र है वहां क्या होती है, विच्छेदन की दर धीमी होती है। क्लियर? तो एक बार ये नोट कर लो, उसके बाद में हम पढ़ेंगे मृदा नमी। चलिए आगे। लिखिए मृदा नमी। सेकंड, मृदा नमी। सॉइल मॉइस्चर, सॉइल मॉइस्चर, मृदा नमी। अब मृदा नमी के बारे में मैंने आपको बताया कि अधिक जलभराव वाले क्षेत्रों में, अधिक जलभराव वाले क्षेत्रों में ऑक्सीजन की कमी पाई जाती है, जिससे सूक्ष्म जीवों की क्रियाशीलता धीमी हो जाती है, जिसके कारण विच्छेदन की दर भी घट जाती है। क्लियर? यहां तक आया समझ में? घट जाती है। अब नोट लगा के लिखिए, अधिक जल भराव वाले क्षेत्रों की तुलना में शुष्क क्षेत्रों में विच्छेदन तीव्र गति से होता है। क्लियर? अधिक जलभराव वाले क्षेत्रों की तुलना में शुष्क क्षेत्रों में विच्छेदन तीव्र गति से होता है। क्लियर? उसके बाद में हम पढ़ेंगे अब नेक्स्ट जो आपका सूक्ष्म जीवों के जीवांश पदार्थों के विच्छेदन को प्रभावित करने वाला जो कारक है वो है आपका नेक्स्ट मृदा संचार, या सॉरी वायु संचार। क्या है? वायु संचार। तो जहां एरिएशन अधिक होगा या प्रॉपर वे में होगा वहां विच्छेदन भी क्या होगा? आसानी से होगा, इजी वे में होगा। और जहां वायु संचार आपके जो एरिएशन है वो कम है तो आपका डीकंपोजिशन की जो रिएक्शन है, जो प्रोसेस है, वो भी क्या हो जाएगी? स्लो हो जाएगी। क्लियर? क्या हो जाएगी? स्लो हो जाएगी। तो यहां तक नोट कर लीजिए एक बार। लिखिए, हेडिंग डालिए वायु संचार। एरिएशन। थर्ड नंबर पे है आपका वायु संचार। क्लियर? तो लिखिए इसमें अधिक वायु संचार वाले क्षेत्रों में विच्छेदन की दर
दर भी, विच्छेदन की दर भी तीव्र होती है, जबकि कम वायु संचार वाले क्षेत्रों में विच्छेदन की दर धीमी होती है, धीमी होती है। क्लियर? नोट कर लीजिए यहां तक। अधिक वायु संचार वाले क्षेत्रों में विच्छेदन की जो दर है वो क्या होती है? तीव्र होती है, और कम वायु संचार वाले क्षेत्रों में विच्छेदन की दर धीमी होती है। क्लियर? इसके बाद में नेक्स्ट हम पढ़ेंगे आपका मृदा ताप। क्या पढ़ेंगे हम? मृदा ताप। तो तापमान बढ़ने से विच्छेदन की दर भी क्या हो जाती है? बढ़ जाती है, लेकिन एक पर्टिकुलर टेम्परेचर, अगर टेम्परेचर आपका 30 से 40 डिग्री सेंटीग्रेड है तो विच्छेदन की दर क्या होगी? प्रॉपर वे में काम करेगी, आपका जो डिकम्पोजिशन है वो सही तरीके से काम करेगा। लेकिन अगर टेम्परेचर ज्यादा हाई हुआ और ज्यादा कम हुआ, ज्यादा हाई हुआ और ज्यादा कम हुआ, तो विच्छेदन की दर भी क्या हो जाएगी? धीमी हो जाएगी। क्लियर? तो टेम्परेचर जो है वो 30 से 40 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच में रहना चाहिए। क्लियर? ये नोट कर लिया? तो आगे लिखिए। मृदा ताप, तो लिखिए तापमान बढ़ने से विच्छेदन की दर भी बढ़ जाती है, विच्छेदन की दर भी बढ़ जाती है। फिर लिखिए जीवांश पदार्थों के विच्छेदन के लिए उपयुक्त ताप 30 से 40 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। क्लियर? आपका जो आदर्श ताप है या उपयुक्त ताप है वो आपका कितना है? 30 से लेके 40 डिग्री सेंटीग्रेड के बिटवीन में होना चाहिए। क्लियर? उसके बाद में आपका लास्ट जो इफेक्ट करने वाला जो फैक्टर है वो है आपका सीएन अनुपात। क्या है आपका? सीएन अनुपात। तो सीएन अनुपात जो है वो जीवांश पदार्थों के विच्छेदन को किस प्रकार से प्रभावित करता है उसके बारे में हम डिटेल्स में पढ़ेंगे। एक बार ये नोट कर लीजिए आप। और जो आपका सीएन अनुपात है वो हम पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। क्लियर? बहुत सारे रीजंस की वजह से आपकी प्रॉपर क्लास नहीं डल रही है, तो मैं कोशिश करूंगा कि आपकी प्रॉपर क्लासेस डले और आपके जो सॉइल की आपके जो ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम है सॉइल के रिगार्डिंग, सॉइल साइंस के रिगार्डिंग, तो उन सॉइल साइंस के ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम के रिगार्डिंग एक बुकलेट या बुक अपनी चल रही है प्रोसेसिंग में, बहुत जल्दी बुक आ जाएगी बाहर। क्लियर? उसके बाद में आपके जो 12th बोर्ड एग्जामिनेशन है, आपके जो 12th के बोर्ड है उनके बारे में हम डिटेल से डिस्कशन करेंगे एक लास्ट क्लास सेशन में। क्लियर? अभी नहीं, आपके जब बोर्ड एग्जाम आएंगे तब। क्लियर? तो उसमें जो जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताऊंगा वो सारे के सारे आपके बोर्ड एग्जाम में कहीं ना कहीं रिलेट करेंगे। क्लियर? और जो मैं क्वेश्चन बताऊंगा उनसे बाहर कुछ नहीं जाने वाला। आई बात समझ में? आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में जो क्वेश्चन मैं इंपॉर्टेंट बताऊंगा उससे बाहर कहीं नहीं जाने वाला। पिछले जो सेशंस में मैंने बच्चों को पढ़ाया था, क्लियर, जो स्कूल में बच्चों को पढ़ाया था, उनके सारे के सारे क्वेश्चन पेपर जो बोर्ड एग्जाम का था वो सारे के सारे उनके जो टेस्ट में जो क्वेश्चन थे उनसे ही आया था। क्लियर? तो आपको इतना लोड देने की जरूरत नहीं है। आपके बोर्ड एग्जामिनेशन की जो एग्रीकल्चर केमिस्ट्री के जो क्वेश्चन है वो कहीं नहीं जाने वाले इन नोट्सों से बाहर, और जो क्वेश्चन मैं आपको इंपॉर्टेंट बताऊंगा। तो मशाल एजुकेशन के प्लेटफॉर्म पर
जुड़े रहने के लिए आप सभी का धन्यवाद। इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करिए, सब्सक्राइब कराएं ताकि लोग अपने से जुड़ सकें। शुभ रात्रि।